मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो विशेष टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी को मैं आज क्यों करा रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि ऐसी कोई भी साल नहीं, ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिस सेशन में नीट के पेपर में इससे क्वेश्चन ना पूछे गए हों। कभी इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट हमें ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझने का टॉपिक है। अगर आपने समझ लिया दैट्स ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। तो सबसे पहले अगर हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्मोन्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए किडनी के बारे में, राइट। तब ये किडनी क्या है, तो किडनी का कहने का मतलब ये है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन कर रहा है? वैसे तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम कई तरह से होता है, लेकिन अगर हम बात करें फ्लूइड के बारे में तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो एक्सक्रीशन है उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन दे रखा है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है? किडनी। अब इस किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बीन शेप होता है कुछ इस तरीके से। दिस इज द किडनी। कहां पाई जाती है? सुन लेते हैं भाई। ये पाई जाती है कहां? एब्डोमेन कैविटी में। किस कैविटी में? एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी में भी किस जगह पे पाई जाती है और ये प्रोटेक्ट किससे होती है? तो यहां पर मैं बता दूं कुछ इस तरीके से 2 रिब्स आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि ये रिब्स हैं जो कहां से निकल रही है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही हैं। इन रिब्स को हम बोलते हैं क्या? फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स इसको कवर करती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की या इसके वेट की तो कितना होता है, तो हल्के से अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर ये इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। वहीं पर अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 12 to 15 सेंटीमीटर 12 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कैसे कलर की होती है? कलर देख लेते हैं। हल्के से रेडिश ब्लू होती है, रेडिश ब्राउन होती है। रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है? किडनी होती है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हार्मोनल, दैट मीन्स ये काम करती है क्या करने का? फिल्टर करने का। क्या करने का? फिल्टर करने का। अब फिल्टर करने का काम करती है तो कैसे करती है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी के अंदर। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप में कुछ इस तरीके से क्या बने होते हैं? चैम्बर्स बने हुए होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मेडुला या फिर मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं हम? मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। ये 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अच्छा, इसके इस वाले पार्ट को, किडनी के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। अगर हम इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। बॉडी के अंदर एक पेयर ऑफ किडनी होता है। अगर हम देखें कि कॉर्टेक्स के बारे में हमने समझ लिया तो यहाँ पर 2 किडनी है। सपोज दैट ये बॉडी है, ये गर्दन रही, ये बॉडी रही, यहां पर कुछ इस तरीके से, और यहां पर कहीं किडनी है एब्डोमेन कैविटी में, राइट। इसके ऊपर हल्का से एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। इस जगह पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं हम? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर हम समझें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनसे सीक्रेट होता है क्या? हार्मोन। क्या सीक्रेट होते हैं? हार्मोन्स। यस, हम बात कर रहे थे ना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। ऐसा ही हार्मोन इससे भी रिलीज होगा, किस? एड्रिनल ग्लैंड से। अगर इतना समझ में आया है तो आपको आने वाली चीजें बहुत ही ईजी लगेंगी। तो मैंने क्या समझा? अभी कुछ नहीं बताया आपको। मैंने बताया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें पहले समझ लेते हैं किडनी। तो किडनी कहाँ होती है? किडनी के बारे में हमने देखा तो एब्डोमेन कैविटी में होती है। इसी के साथ इसे एक प्रोटेक्शन किससे मिलती है? तो प्रोटेक्शन मिलती है रिब्स, जो कि फ्लोटिंग रिब्स कही जाती हैं, जो कि 11th और 12th पेयर होता है हमारे रिब्स का। वही अगर हम बात करें कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेंथ की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। वहीं पर अगर विड्थ की बात करेंगे तो कितनी है इसकी?
5 to 7 सेंटीमीटर है। कलर हमने समझ लिया। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देख रहे थे तो हमें मेडुलरी पिरामिड नजर आ रहे थे कुछ इस शेप के, ठीक। और इस वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम मेडुलर रीजन कह रहे हैं, इसीलिए इन्हें मेडुलरी पिरामिड कह रहे हैं। ये जो बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है इसे कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं भाई? कॉलम ऑफ बर्टनी। कई बार क्वेश्चन आया है ये नीट का। कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि ये रोल प्ले करेगा किडनी के हार्मोनल कंट्रोल में। इसके दो पार्ट हैं। एक होता है बीचों बीच में जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है ये वाला इसे बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन किसका? किडनी का। कहाँ पाई जाती है, कैसा कलर होता है, क्या साइज होता है, किससे प्रोटेक्शन रहता है, कहाँ कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसकी फंक्शनल यूनिट, दैट मीन्स किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीशन करना। तो इसकी कोई ना कोई फंक्शनल यूनिट होगी। दैट मीन्स कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल होंगी जो क्या काम कर रही होंगी? यही काम कर रही होंगी। क्या कौन सा काम कर रही होंगी? एक्सक्रीशन कर रही होंगी। वो कौन सी है थोड़ा समझ ले। स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ कैपिटल वर्ड में, नेफ्रोन। नेफ्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है। किसकी? किडनी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। वहीं पे बात करें स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। कौन? नेफ्रोन। न्यूरोन नहीं, नेफ्रोन। अच्छा, नेफ्रोन दो तरह के होते हैं हमारी किडनी के अंदर। नेफ्रोन के बारे में बात करें तो कितने पाए जाते हैं? अगर क्वांटिटी की बात करें तो लगभग एक किडनी के अंदर कितने? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख क्या पाए जाते हैं? नेफ्रोन। दैट मीन्स दो किडनी के अंदर कितने हो गए? 2 मिलियन। 20 लाख क्या? नेफ्रोन। अब नेफ्रोन दो तरह के होते हैं। एक नेफ्रोन के बारे में बात करेंगे तो एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रोन। कौन से नेफ्रोन? कॉर्टिकल नेफ्रोन। एक होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर। जक्स्टा नेफ्रोन ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? जक्स्टा नेफ्रोन। डिफरेंस क्या है इन दोनों का समझ लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है, देख सकते हैं अपन। ये तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। वहीं पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ये देखो, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर ये वाला पार्ट बहुत छोटा है, इसके अंदर ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं वही समझने की जरूरत है। आओ जरा देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो ये नेफ्रॉन में कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें हम बेसिकली 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लो भाई, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं। ये बेसिक था। इस बेसिक को समझने के बाद अब आप टॉपिक समझ पाएंगे आप। ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है और इसका नाम कुछ और है, और ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। मतलब क्या है समझ में नहीं आया? थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुझे ये बताओ, इससे मैं हटा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा साफ हो जाएगा तो इजीली समझ में आएगा। मुझे लगता है फंक्शनल यूनिट समझ में आ गई होगी किडनी की। चलिए,
या किडनी का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको बता पाऊँ कि कौन सा नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने ये बताया था कि इस वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं किडनी के, और अंदर वाले पार्ट जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ऐसी मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होती हैं, उस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे थे, मेडुला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मेडुला बोल रहे थे, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल यूनिट एक्सक्रेशन जो कर रही है, तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। मैंने क्या बोला कि ये जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स में ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये नीट का क्वेश्चन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ द जिसका जो 80 to 85% जो पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में, इसीलिए इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। ये किडनी में कितने परसेंट होता है, तो किडनी के अंदर कितने परसेंट होता है, 85%। कितने परसेंट, 85%। इसका मतलब एक किडनी के अंदर कितने थे नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन अभी मैंने बताए थे कितने थे, 10 लाख। कितने, 10 लाख। 10 लाख का 85% कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका मतलब 85% का मतलब 8.5 लाख कौन से नेफ्रॉन होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन से नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वहीं अगर हम बात करें, ये तो हो गए कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक। अब ये बताओ 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो बाकी बचे 15% कौन से हैं, यस, जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। अब इसका स्ट्रक्चर देखना, कुछ ये कुछ इस तरीके से ये कलेक्टिंग डक्ट है। ध्यान से देखना, इसका ये वाला जो पार्ट है ये मेडुलरी रीजन में, मेडुलरी पिरामिड में धसा हुआ है, पेनिट्रेट है, बहुत डीप तक जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, इसीलिए इसे जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जक्स्टा नेफ्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जक्स्टा नेफ्रॉन भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आए आपको। ये कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं, 85%। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आइए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनके इन पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। इस वाले पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसे बोलते हैं क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं भाई, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये सब, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप। क्या बोलते हैं, हेनले लूप। क्या बोलते हैं इसे, हेनले लूप। जिसका ये हेनले लूप मेडुलरी रीजन में धसा हुआ होगा वो कौन सा होगा, जक्स्टा नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन, जक्स्टा नेफ्रॉन। ये काम क्या करता है, ये ऑस्मोलैरिटी, क्या, ऑस्मोलैरिटी को चेक करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को करता है। अब ये क्या होती है ये हम बाद में बताएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, और वहीं पर अगर हम बात कर रहे थे इस वाले पार्ट की तो इसे बोमन कैप्सूल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं। शॉर्ट में अगर मैं इसे बोलना चाहूँ तो पीसीटी, और इसे बोलना चाहूँ तो डीसीटी। डीसीटी का, पीसीटी का मतलब जो बोमन कैप्सूल के पास में होगा, पास, पी फॉर पास और पी फॉर प्रॉक्सिमल। तो ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पास में है, जबकि दूर की बात करेंगे तो दूर कौन सा है, डिस्टल। डी फॉर डिस्टेंस और डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल।
आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज द स्ट्रक्चर। हाँ, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल। अब हार्मोनल कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रास मैकेनिज्म। क्या आ जाती है? रास मैकेनिज्म। बहुत अच्छा। इसके बाद आ जाता है क्या? ADH। इसके बाद क्या आ जाता है? ANF। यस, ये तीन चीज़ों से ये पूरा का पूरा किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है, एक्सक्रीशन कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। बस अब हमें ये समझना है, हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। आई, इसको समझने से पहले इनके नाम को समझ लेते हैं। RAAS, इसी में सारा का सारा सिस्टम छुपा हुआ है, तो लिख लेता हूं मैं, आप लोग भी लिख लें। RAAS, R फॉर रेनिन। ध्यान रखना, ये वो रेनिन नहीं है जो छोटे बच्चे के अंदर पाया जाता है, जिसे दूध पिलाओ उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और दही बन के बाहर भी निकल आता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे। वहीं अगर ए के बारे में बात करें तो ए को बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। कौन रिलीज करता है? लिवर सेल रिलीज करती हैं। कौन रिलीज करता है? लिवर सेल रिलीज करती हैं। लिख लो, ध्यान से समझ लो। कौन रिलीज करता है? एंजियोटेंसिनोजन को लिवर सेल रिलीज करती हैं। और कहाँ रिलीज कर देती हैं? ये ब्लड के अंदर, और ये ब्लड में फ्लो होता रहता है। उसके बाद एक और है ए। इस ए का मतलब है एल्डोस्टेरोन। क्या? एल्डोस्टेरोन। यस। और एस फॉर सिस्टम। क्या समझे हम? तो समझ लीजिए, रेनिन डबल एन नहीं है, सिंगल एन है, यही जानने की जरूरत है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाता है, कैसे? उसमें रेनिन की जगह रेनिन डाल दिया जाता है, दैट मीन डबल एन वाला, तो वही कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे, लेकिन समझ लेंगे। RENINE। रेनिन कौन रिलीज करता है? अभी देखते हैं। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है, कौन रिलीज करता है? लिवर। वही बात करेंगे एल्डोस्टेरोन। कौन? एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? ये भी हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये एक प्रोटीन है जिसके ऊपर ये हार्मोन काम करेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ पाए? क्या आप लोग समझ गए ना? अब एक इंपॉर्टेंट और है ADH। मैं इन सब की फुल फॉर्म बता ही देता हूं, जिससे कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूं तो चीजें समझ में आए। ADH, A फॉर एंटी, D फॉर डायूरेटिक, H फॉर हार्मोन। तो इन्हें काउंट करके अगर एक साथ पढ़ेंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। अब ये वैसोप्रेसिन क्या काम करता है? तो ये डायलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? डायलेशन का, जिसे हम वैसोडाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोडाइलेशन। अब ये क्या होता है वो अभी समझाएंगे हम आपको। तो मुझे लगता है इन दोनों के नाम के बारे में आप समझ चुके हैं। रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ANF क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। कहीं मैं लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और भी बताना है, ठीक है। सो दैट आप समझ गए होंगे। R फॉर रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिनोजन, A फॉर एल्डोस्टेरोन एंड सिस्टम। ANF याद रखना, ये रिवर्स काम करता है, इन सबके अगेंस्ट है। इन सबके कैसा है? अगेंस्ट है। तो थोड़ा सा देख लेते, इसका नाम क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या है? तो थोड़ा सा समझ लेंगे। जब BP हाई होता है, हाई होने की वजह से जो हार्ट का जो चैम्बर है, आर्टरी, एट्रियल जिसे बोलते हैं, एट्रियल जो चैम्बर है उसकी जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेच होती हैं। क्या होती हैं?
स्ट्रेच होती हैं तो एक फैक्टर रिलीज करती है जिसे हम क्या बोलते हैं ANF, और जो कॉज करता है क्या, बीपी को लो करने का। अब हम यही समझेंगे कि कैसे बीपी हाई और बीपी लो, कैसे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, कैसे कम होता है, उसी को हम बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी। आप कह रहे होंगे छोटा सा टॉपिक इतना बड़ा क्यों हो गया? नहीं, बड़ा नहीं हुआ है छोटा सा ही टॉपिक, लेकिन आपको ये जो मैंने समझाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक ये समझ नहीं आएगा सवाल ही नहीं उठता कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ RAS के बारे में, ADH के बारे में और ANF के बारे में, ठीक है। सो दैट हम बात करने जा रहे हैं रास मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने ये सब रफ कर दिया। अब रास मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें समझना होगा किसके बारे में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जी एपरेटस। जी एपरेटस समझने की हमें जरूरत है। ये स्ट्रक्चर अभी याद है आपको? इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूँ, शायद आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ चुकी हैं, इन नामों की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बोल कर बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर ये तो वो स्पेशलाइज्ड सेल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब से होते हुए यहां से ब्लड आ रहा है। आपको कुछ नजर आ रहा है? मैंने कुछ डिफरेंस बनाया है इन दोनों पाइप में। ये पाइप काफी बड़ा है, दैट मीन्स इसकी डायमीटर ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं आफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं? आफरेंट एट्रियोल। इसका डायमीटर बहुत छोटा है, इसलिए बोलते हैं इसे ईफ्रेंट। क्या बोलते हैं? ईफ्रेंट आर्टरियोल। एफ्रेंट और ईफ्रेंट। यही समझेंगे कि यहाँ पर जब ब्लड आता है तो ब्लड आने की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं GFR। एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से ही यहाँ से वाटर, सोडियम, सम अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस वाले पार्ट में चले जाते हैं और यहाँ से मूव करके इस तरीके से मूव होकर कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ निकल जाते हैं? हमारे किडनी से बाहर, यूरेटर से, और यूरेटर से पहुँचते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। क्या होती है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है। कहाँ पर? पीसीटी में। कहाँ पर? पीसीटी में। ऐसे बोल रहे हैं हम, पीसीटी। इन सेल्स को बोलते हैं हम क्या? एक यहाँ पर सेल्स होती है जो क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती हैं भाई? रीएब्जॉर्प्शन करती है। वहीं पर एक डीसीटी में भी पर्टिकुलर रीजन पर एक सेल होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये मान के चलो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन सेल को हम क्या कह रहे हैं? मैकुला डेंसा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैकुला डेंसा। कौन सी सेल है ये? मैकुला डेंसा। कौन सी सेल है? मैकुला डेंसा। ये मैकुला डेंसा सेंस करती हैं। क्या सेंस करती हैं? ये मैकुला डेंसा सेंस करती हैं किन किन चीजों को? जब ब्लड के अंदर सोडियम या फिर क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या कहा जा रहा है? ब्लड के अंदर सोडियम या क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसके बारे में बात कर रहे थे। जब ब्लड के अंदर क्या सोडियम एंड क्लोरीन आयन का क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी।
जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस किसको बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं, ये जो भी आपके सामने बनाया है इसे बोल रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस। ठीक, यहां पर मैंने क्या बताया कि ये जो डीसीटी है, डीसीटी में कौन सी सेल प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मैकुला डेंसा। क्या बोल रहे हैं? मैकुला डेंसा। ये मैकुला डेंसा सेंस करती हैं, क्या सेंस करती हैं? ब्लड के अंदर सोडियम या क्लोरीन का लेवल गिर जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर गिर जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर दैट मीन्स ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाए, या फिर GFR कम हो जाना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाना, या फिर ब्लड के अंदर H2O की कमी आ जाना, दैट मीन्स पानी की कमी आ जाना। अब जाहिर सी बात है, आप ये देखिए, अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी आएगी तो क्या होगा? तो हमारा बीपी नीचे जाएगा, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर कम होगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। वही अगर बात करें वॉल्यूम कम होगा तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पर होती है, जितना ज़्यादा यहाँ से फिल्ट्रेट होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, इसकी वजह से ये बीपी की वजह से हो रहा था तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो इसकी वजह से सोडियम एंड क्लोरीन आयन कम होंगे, तो ये सब होगा। दैट मीन्स दीज आर द कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिन कंडीशंस को मैकुला डेंसा क्या करेगा? सेंस करेगा। क्या करेगा? सेंस करेगा। और जब मैकुला डेंसा इसे सेंस करेगा तो ये RAAS मैकेनिज्म को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनिए ध्यान से। मैंने बोला ये कलेक्टिंग डक्ट है, इससे पहले डीसीटी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं मैकुला डेंसा। जब भी कभी ब्लड का प्रेशर, ब्लड का अंदर पानी की कमी, दैट मीन्स वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाए, GFR गिर जाए, या फिर सोडियम एंड क्लोरीन आयन कम हो जाए, तो इन चीज़ों को कौन सेंस कर लेता है? मैकुला डेंसा। और जैसे ही मैकुला डेंसा इसे सेंस करता है तो मैकुला डेंसा एक केमिकल रिलीज करता है, एक सिग्नल रिलीज करता है। यस, तो मैकुला डेंसा की जो सेल हैं एक सिग्नल रिलीज करती हैं जिसे पैराक्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराक्रीन। तो मैकुला डेंसा क्या रिलीज करती हैं? पैराक्रीन। और ये पैराक्रीन क्या है? एक केमिकल सिग्नल है। क्या है? केमिकल सिग्नल है। और ये जो केमिकल सिग्नल है ये सीधा एक्ट करता है JG सेल्स पर। अब ये JG सेल्स क्या है, यही सोचना जरूरी है। मैंने कहा मैकुला डेंसा कहाँ प्रेजेंट है? DCT में। ये सेंस करती हैं इन सारी कंडीशंस को। जैसे ही सेंस करती हैं ये रिलीज करती हैं क्या? पैराक्रीन। पैराक्रीन ये केमिकल है जो कि सिग्नल की तरह काम करता है। ये जाता है और एक्ट करता है किसके ऊपर? JG सेल्स के ऊपर। या अभी JG सेल कहाँ पर है, थोड़ा सा समझ लेंगे JG सेल के बारे में। तो जो मैंने अभी ये बताया था, अभी एफरेंट आर्टरियोल, क्या बनाया था? एफरेंट आर्टरियोल, जिसकी क्या है? डायमीटर काफी बड़ी है। यहाँ की कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्पेशलाइज्ड। और टेम्परेरी एंडोक्राइन की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। किसकी तरह? टेम्परेरी एंडोक्राइन की तरह काम करने लगती है। एंडोक्राइन के बारे में मैंने पहले ही बोला था। एंडोक्राइन का मतलब जो क्या रिलीज कर दे? हार्मोन। क्या रिलीज करे? हार्मोन। तो ये सेल्स, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं जक्स्टा सेल। कौन सी सेल? जक्स्टा सेल। या फिर हम बोले जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा सेल या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ग्लोमेरुलर सेल। यहां पर ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल हैं, इस पर एक्ट करता है कौन? एक केमिकल सिग्नल जिसे हम पैराक्रीन बोल रहे हैं। कहां से रिलीज हो रहा है? मैकुला डेंसा से रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? इस कंडीशन की वजह से। जैसे ही JG सेल पर ये एक्ट करता है, JG सेल कहती है कि चलो जल्दी से फटाफट से इसे कम करना है, जो कम हो चुका है उसको बढ़ाना है। तो ये क्या काम करती है? एक रिलीज करती है एक हार्मोन। यस, ये आ गया हार्मोन। रास मैकेनिज्म का R आ चुका है। R का मतलब रेनिन आ चुका है। और ये रेनिन रिलीज कर देती है कौन? JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या रिलीज कर देती है? रेनिन। क्या रिलीज करती हैं? रेनिन। क्या रिलीज करती हैं? रेनिन। और यही रेनिन
किसमें रिलीज हो जाता है, ब्लड के जरिए पहुंचता है, और ब्लड में जैसे ये ब्लड है और इस ब्लड में एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस ऐसी शेप का, बताओ क्या है ये, लिवर। क्या है, लिवर। लिवर एक प्रोटीन रिलीज करता है, लिवर एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है, जिस प्रोटीन को हम एक नाम से जानते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, किसके लिए, रेनिन के लिए। वैसे तो घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही रेनिन आ जाता है, रेनिन जेजी सेल से ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन, और यही रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इन कंडीशंस को मैं हटा दूं, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट कब होता है, जब ये सारी कंडीशंस होती हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, बताइए कि मैक्यूला डेंसा कौन सा केमिकल सिग्नल रिलीज करती है, तो वो क्या है, पैराक्रीन। कब करती है, दीज आर द कंडीशंस। ठीक, इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये पैराक्रीन जो है वो किसके ऊपर काम करता है, जेजी सेल के ऊपर। कहाँ होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल में। ठीक है, ये रिलीज करती है रेनिन, और रेनिन एक्ट करता है किसके ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन 2 के ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर। अब इस एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर जैसे ही रेनिन काम करेगा तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन 1 यहां लिखता हूं। अब आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर फ्लो चार्ट जो बनेगा उससे समझ में आएगा। मैंने कहा कि मैक्यूला डेंसा कहां पर है, डीसीटी में। क्या रिलीज किया इसने, क्या रिलीज किया आपको पता होगा, मैंने अभी बताया है। इसने एक रिलीज किया, सेंस करने के बाद क्या रिलीज किया, पैराक्रीन, और ये एक्ट करता है किसके ऊपर, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के ऊपर। ये जो सेल है ये रिलीज करती है क्या, एक हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, रेनिन। ये रेनिन, ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को यही रेनिन कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये ब्लड में फ्लो होते हुए कहां पहुंचता है, लंग्स में। लंग्स में एक क्या होता है, एक और हार्मोन होता है जो क्या काम करता है, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में। यही समझना था। अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये एंजियोटेंसिन 2 ये क्या काम करता है, तो बस यही समझना जरूरी था आपको। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि रेनिन कब रिलीज हो रहा है, रास का पहला। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन जो मैंने बताया था, ए फॉर एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन काम कैसे करेगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 के बारे में, तो ये स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। आई होप कि मैं इसको रफ कर दूं, ये सब समझ में आ चुका है, तो हटा देता हूं मैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ पाए। एंजियोटेंसिन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या स्टिमुलेट करेगा, कैसे स्टिमुलेट करेगा, तो याद है मैंने बताया था किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कह रहे थे। तो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, ये
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट करेगा और ये रिलीज करेगा एक एंजाइम, जिस हार्मोन का नाम है, जिस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन। अभी एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा? ये एल्डोस्टेरोन वर्क करेगा किसके ऊपर जाकर? जो मैंने पहले बताया था डीसीटी। ये कहाँ करेगा? डीसीटी के ऊपर जाकर, और करेगा कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर काम करेगा। और जब ये वहां पर जाकर काम करेगा एल्डोस्टेरोन, कहाँ? डीसीटी और कलेक्टिंग, तो क्या करेगा? ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? एनहेंस कर देगा। रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। किसके रीएब्जॉर्प्शन को? सोडियम, क्लोरीन, जो मैंने बताए थे। कंडीशन जो बताई थी, कब ये एक्टिवेट होगा? मैंने बोला मैकुला डेंसा सेल्स जो है वो एक्टिवेट कब होंगी? जब ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, या फिर बॉडी के अंदर क्या गिरेगा? सोडियम एंड क्लोरीन का कंसंट्रेशन कम होगा। जब ये कम होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा? इसी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर इनका लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। क्या काम करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? कंडीशनल। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कंडीशन है, जिन कंडीशन में हमने उसे देखा। फाइनली एक तो हो गया कि ये स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरा काम ये एफरेंट को कंट्रैक्शन कर देता है। क्या कर देता है? ईफ्रेंट को, सॉरी किसको? ईफ्रेंट को क्या कर देता है? कंस्ट्रक्शन कर देता है। ईफ्रेंट को कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये वाला पार्ट, अगर इसको और कंस्ट्रक्ट कर देगा, इसके डायमीटर को और थोड़ा सा कम कर देगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रेशर में आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? डेवलप होगा। और जितना ज्यादा यहाँ प्रेशर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेट होगा। जितना ज्यादा फिल्ट्रेट होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जो बीपी कम हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो पीसीटी में, पीसीटी कौन सा था? जो पास में था। इस जगह पर क्या कर देगा? ये रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसको? रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसके को? H2O के को और सोडियम एंड क्लोरीन को। आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैंने क्या क्या बताया आपको? यहाँ मैंने बताया R फॉर रेनिन कब रिलीज हुआ, A फॉर क्या? एंजियोटेंसिनोजन कब रिलीज हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा एल्डोस्टेरोन कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, और एल्डोस्टेरोन के बाद यही सिस्टम क्या कहलाता है? रास मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? रास मैकेनिज्म। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक को समझने के बाद अगर PYQ लगाएं आप, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। मैं खुद कराता आपको, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ फिर से। लेकिन अभी हमने किया है RAAS, रास मैकेनिज्म। अभी एक और रह गया है जिसमें हमने बात की थी, किसके बारे में? ADA, राइट? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनली जिसके बारे में बात कर रहे थे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या ये सेकंड हार्मोन है। वैसे हालांकि हमने कई सारे हार्मोन तो यहाँ पर डाले, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजी हो गया अब आपके लिए। अब मैं बात कर लूं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। और ये एंटी डायूरेटिक, एंटी से मतलब समझ रहे हो अगेंस्ट, डायूरेटिक का मतलब समझ रहे हो आप यूरिया, और एक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था, जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसे? वैसोप्रेसिन। क्या समझने की जरूरत है? वैसोप्रेसिन। और ये वैसोप्रेसिन के बारे में थोड़ा सा समझ ले रहे हैं, तो ये वैसोप्रेसिन कब करता है, तो समझ लेते हैं। इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन? जब बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कम हो जाए। सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए। सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसका मतलब अभी हमने देखा कि ये वो कम हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन कम हो जाएंगे। अगर सोडियम और क्लोरीन अगर बढ़ जाते हैं, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पानी की कमी आ जाती है, तो वहां पर ADH को रिलीज कौन करता है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम आते हैं ADH के बारे में समझने के लिए। इसे मैं हटा देता हूं।
थोड़ा सा बात करते हैं एडीएच के बारे में। तो एडीएच एक हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। बनाता कौन है इसे, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बनाने के बाद इस एडीएच को सीक्रेट कराने का काम कौन करता है, सीक्रेट करती है कौन कौन, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये क्या आ गया, हाइपोफाइसिस। इसीलिए तो टीचर्स की जरूरत पड़ती है इन्हीं चीजों को समझाने के लिए। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर उसके बाद इसी से कनेक्ट रहती है क्या, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इस मास्टर ग्लैंड की मास्टर है कौन, हाइपोथैलेमस। जैसे ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पानी का कंसंट्रेशन कम होता है बॉडी के अंदर, तो वहीं पर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। और हाइपोथैलेमस को ये पता चल जाता है कि बॉडी को अब जरूरत है किसकी, पानी की। तो ये कहाँ एक्ट करता है, थ्रस्ट सेंटर पर। थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं भाई पानी दे दो मुझे, भाई पानी दे दो, मैं प्यासा हूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो फिर उसके बाद थर्स्ट सेंटर जब एक्टिवेट हो जाता है तब ऐसी सिचुएशन आती है, तब आपका गला सूखने लगता है, आपकी जीभ सूखने लगती है। क्यों, क्योंकि थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट कर दिया किसने, हाइपोथैलेमस ने। वहीं पर हाइपोथैलेमस एक सीक्रेट करता है एक एंजाइम जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस में भी कौन, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, या फिर इसे बोले पार्स डिस्टेलिस। क्या बोले, पार्स डिस्टेलिस। ये थोड़ा सा डीप हो रहा है, ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा डीप हो रहा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। कभी मैं आपको बताऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन कराऊंगा तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। तो फिलहाल इतना समझें कि हमारे ब्रेन वाले पार्ट में, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक है कौन, पार्स डिस्टेलिस, और एक है पार्स नर्वोसा। तो ये जो मैंने अभी बताया, पार्स नर्वोसा से सीक्रेट होता है कौन, एडीएच। और इस एडीएच का नाम क्या है, एक और वैसोप्रेशन। इसकी कंडीशन क्या है, कब रिलीज होता है, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। समझ में आया क्या इतना? अगर इतना समझ में आया तो आने वाली चीजें बड़ी आसान होने वाली है। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये समझ में आ गया कि एडीएच को रिलीज कौन कर रहा है। अगर इतना समझ में आ गया तो आप समझो, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुआ एडीएच, वैसे ही ये वर्क करना शुरू कर देगा किसके ऊपर, डीसीटी। और डीसीटी में जैसे ही ये वर्क करना शुरू करेगा, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। डीसीटी में भी क्या बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और सीक्रेशन बढ़ा देगा। सीक्रेशन किस चीज का, जिसमें हमारे ब्लड से सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट में भी कौन, सोडियम एंड क्लोरीन, ये कहा जाएंगे हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, हमारे किडनी के अंदर, किडनी से पहुंचेंगे यूरेटर, और यूरेटर से पहुंचेंगे यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से पहुंचेंगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आप पास ऑन कर देंगे किसको, इन सब सॉल्ट को। सो दैट मुझे लगता है ये आपको समझ में आया। इसके साथ साथ ये एडीएच जो है, ये एडीएच एक और काम करेगा। ये एडीएच काम करेगा किस चीज के बारे में, कि ये वैसोडाइलेशन कर देगा। क्या कर देगा, वैसोडाइलेशन कर देगा। जो अभी आपने इस तरीके से देखा, ये एफ्रेंट आर्ट्रियोल था और ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल था। यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या बोल रहे थे, बोमन कैप्सूल। इन दोनों को ही मिलाकर हम बोल रहे थे क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसको हम माल्फिगियन भी बोलते हैं, माल्फिगियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, माल्फिगियन ट्यूब्यूल। इसे हम ग्लोमेरुलर एपरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर एपरेटस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ अगर आपको ये समझ में आया तो वैसोडाइलेशन का मतलब ये डाइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया या फिर अगर हम बात करें सॉल्ट तो कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा।
और वाटर कंसंट्रेशन, वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसके बाद ये तो हो गया ADH। एक और हार्मोन था जिसमें मैंने बताया था ANF। कौन सा? ANF। इस ANF को समझने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। ANF का मतलब जब सब कुछ उल्टा हो जाए, ANF का मतलब जब सब कुछ उल्टा हो जाए, बॉडी के अंदर सब कुछ बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, BP बढ़ जाए, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए, तो इस जगह पे काम करता है क्या? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये काम क्या करेगा? ये सेम वही काम करेगा, BP को लो करेगा, ये सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, यूरिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एट्रियल का मतलब जो हमारे हार्ट का चैम्बर होते हैं, नाइट्रियूरेटिक का मतलब सोडियम। एट्रियल डायूरेटिक हो रहा है, एट्रियल डायूरेटिक नाइट्रेटिक फैक्टर। और ये यूरिया को, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस हमारी बॉडी से किसको? यूरिया को निकालेगा। नेट्री का मतलब क्या होता है? सोडियम। सोडियम के आयन को कम करेगा, जिसे बोलते हैं नेट्रीयूरेसिस। नेट्रीयूरेसिस। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो RAAS है, इसके अगेंस्ट काम करता है कौन? ANF। कौन काम करता है? ANF। तो ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में आपको सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप सो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राहुल दक्ष है।